सभी आमंत्रित हमारे माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता आज के उद्घाटन सत्र के हमारे बीच में विराजमान है। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय डॉक्टर BS बिष्ट जी, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर, उत्तराखंड उच्च शिक्षा उन्नयन समिति, उत्तराखंड शासन हमारे बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रख्यात योग गुरु प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी, अधिष्ठाता चिकित्सा स्वास्थ्य संकाय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आर्यवर्त शोध संस्थान की पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष, देवभूमि विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य भंडारी जी का भी स्वागत है। आप सब लोग हमारे बीच में, मेरे सहयोगी डॉक्टर भानु जोशी, विभागाध्यक्ष योग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हमारे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर ललित तिवारी, इस वेबिनार के आयोजक सचिव हमारे बीच में है। इस 2 दिवसीय समापन सत्र के अवसर पर जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर BS बिष्ट जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। उसके साथ साथ बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में परंपरागत वैद्य के रूप में प्रसिद्ध और जो हमारा पहला सत्र था कल का उद्घाटन और प्रमुख वक्ता विशिष्ट वक्ताओं का, वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर आधारित थी। वो भारतीय उपचार पद्धतियों का विश्लेषण, परीक्षण और उसके साथ साथ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक तकनीकों से उनको हम कैसे प्रमाणित करें, उस पर आधारित था। लेकिन आज का हमारा जो सत्र है ये विशिष्ट प्रकार का सत्र है। इसके लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के किसी परीक्षण की जरूरत नहीं, वन परीक्षण हमारा स्वयं का शरीर है, हमारी स्वयं की अनुभूतियां हैं, हमारे स्वयं के अपने अनुभव हैं और उस कला में पारंगत हैं। हमारे आज के बहुत महत्वपूर्ण वक्ता आदरणीय वैद्य राजेश कपूर जी, जो सोलन हिमाचल से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आपके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। आपने मानव शरीर को ही मशीन बनाकर उसके परीक्षण और विभिन्न प्रकार की प्राचीन जड़ी बूटियां, प्राचीन उपचार के तरीके और प्राचीन जो कलाएं हैं, विधाएं हैं स्वास्थ्य की, कि व्यक्ति किस प्रकार आरोग्य और स्वस्थ रह सकता है, इसका जीता आपका जीवन और आपका रहन सहन, आपकी जीवन शैली उसका प्रमाण है। आप इस बात को प्रतिपादित करते हैं, जिस बात को प्रतिपादित करते हैं उसमें जीते हैं और इस तरीके से आपका ये योगदान है भारतीय परंपरागत उपचार पद्धतियों के लिए, भारतीय जीवन शैली, भारतीय व्यवस्था, भारतीय मूल्य और भारतीय संस्कारों के लिए। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में परम पूज्य पद्मश्री योगी भारत भूषण जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत शीघ्र हमारे बीच में लाइव होंगे। इसी के साथ साथ चूंकि हम समय बहुत ज्यादा हमारा इसमें जा चुका है और दूसरे आज के हमारे महत्वपूर्ण जो वक्ता हैं प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी, वो कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, वो भी हमारे बीच में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री में है वो, और जैसे ही बहुत शीघ्र 12 बजे के आसपास उनकी सूचना है कि उनका आगमन होगा, हमारे बीच में उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच के जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर BS बिष्ट, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री, उत्तराखंड शासन उच्च शिक्षा उन्नयन समिति, कि आप हमारे पहले 2 दिवसीय समापन सत्र के रूप में हमें आशीर्वाचन और आपका विशिष्ट योगदान है प्रोफेसर BS बिष्ट का, कि आप भी योग के अनुसार अपने जीवन को, जीवन शैली को उन्हीं मूल्यों पर जीवन जीने में यकीन करते हैं। आप बहुत लंबे समय तक उच्च शिक्षा से जुड़े रहे हैं, उच्च शिक्षा के विभिन्न पदों पर शिक्षक से अपना जीवन प्रारंभ करके उच्च शिक्षा निदेशक के पद तक आप पहुंचे हैं। आपका उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है और आज भी निरंतर आप उन उपाध्यक्ष उन्नयन समिति के माध्यम से आप निरंतर उच्च शिक्षा को नई दिशा देने में कार्यरत हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर BS बिष्ट सर को आमंत्रित करता हूं कि आप हमें आशीर्वाचन से कृतार्थ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय
एवं आर्यव्रत शोध संस्थान देवभूमि द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वेबिनार, जो 2 दिवसीय वेबिनार, राष्ट्रीय वेबिनार चल रहा है, इसमें आज का विषय है वो कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उपचार पद्धतियां। इसमें उपस्थित हमारे आज के हमारे बहुत ही विशिष्ट जन, मैं सबको अपना प्रणाम करता हूं। आज परम पूज्य पद्मश्री योगी भारत भूषण जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। माननीय भगवती प्रसाद राघव जी, क्षेत्रीय संयोजक प्रज्ञा प्रवाह पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपको मेरा प्रणाम है। आप सभी लोग हमारे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को, हमारे प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, और वास्तव में आप लोगों का ज्ञान में जो भी चर्चा पर करूँ कम ही होगी, क्योंकि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जन है। हम तो केवल एक तरह से कहिए कि केवल नाचकूद करते रहते हैं, तो हम उन्हीं में उसमें जो है बहुत ज्यादा लाभान्वित हुआ हूँ सभी को सुन करके, और मैं अभी पुनः फिर आप लोगों मैं उससे लाभान्वित होऊंगा, और मैं चाहूंगा कि इसकी फाइंडिंग्स, इसके जो निष्कर्ष हो, निष्कर्ष जो है वो पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के मानव जो है ये पहुंचे। जो उपचार की पद्धतियां हैं, देखिए ना, हम देख रहे हैं कोविड-19 जो है सबको इफेक्ट भी कर रहा है। जिसके पास हमें देखते हैं कि अगर उसकी इम्यूनिटी अगर उसकी सही है, पावर शक्ति अच्छी है, तो उस व्यक्ति को कोविड-19 कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और जहाँ ये इम्यूनिटी कम है, वही जो है ये कुछ ज्यादा अटैक कर रहा है, और मतलब घातक वहीं पर हो रहा है जहाँ पर ये इम्यूनिटी कम पा रहा है। तो और इम्यूनिटी के लिए जो हमारा भी, आप लोगों ने तो बहुत सारी बातें कल कही, और आज भी आप लोग इसको बताएंगे। इस हम जो हमारी भारतीय पद्धतियां की, भारतीय पद्धतियों से हम किस प्रकार जो है इस शरीर की हम थामने की जो प्रवृत्ति है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जो है मैं यही कहूंगा कि जैसे योग है, सबसे पहले योग कल भारद्वाज साहब ने बहुत अच्छा जो है हमको बताया था कि किस प्रकार से जो है योग कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है। इसी प्रकार से जो है हम ध्यान करते हैं, मतलब योगासन हो गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, इसी तरह से जो है और जो पद्धतियां हमारी एक्यूप्रेशर है, और बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। तो हमारे कहने वाले कि हम जो इन पद्धतियों के माध्यम से हम अगर चाहेंगे तो अपने समाज को स्वस्थ कर सकते हैं, और इसमें बहुत आवश्यक है, आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उस आप लोग जब तक बताएंगे नहीं, देखिए आज बाबा रामदेव ने योग को जैसे पूरे विश्व में फैलाया, आज हर व्यक्ति, पतंजलि का योग, अष्टांग योग कब का है सोचिए आप, है ना, उसके लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। एक व्यक्ति ने, बाबा रामदेव ने उस योग को पूरे विश्व में जो है उसका जो प्रचार प्रसार करके, और उसे जो है फिर से जो है जीवित करके हम लोग आज फिर साबित करते हैं, और हम लोग आज उस योग का सबके स्तर पर मैं सोचा जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, तो वो उस योग का आज उपयोग कर रहा है। मैं आप सब वास्तव में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आप जैसे विद्वानों के सामने कुछ कह सकता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि हमारे लायक आप जहाँ पर भी गवर्नमेंट को सोचते हैं, गवर्नमेंट हमकी मदद कर सकती है, तो उसके लिए मैं कहूँगा, प्रोफेसर भानु से कहूँगा कि आप लोग हमें बताएंगे कि हम इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं वो 100% आपको हम करके दिखाएंगे, 100%।
ताकि हमारा पूरा समाज, उत्तराखंड जो है हमारा, ये उत्तराखंड के बाहर हमारे अन्य राज्य, पूरा देश और पूरे देश के भी बाहर, पूरा विश्व जो है, क्योंकि हम तो सर्वे भौतिक की बात करते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, तो पूरा 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 विश्व ही हमारा कुटुंब है, विश्व परिवार है। तो इसमें अगर हमारा कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार करता है या कोई भी स्थिति है, तो हमारी अपनी चलेंगे और हम इस तरह से जो है हम इसका प्रचार प्रसार करते आज बताने वाले हैं। फिर उन पद्धतियों के आधार पर इसको केवल अपने तक सीमित नहीं करना है या कुछ लोगों तक सीमित नहीं करना है, बल्कि मैंने जैसे आपसे कहा, बाबा रामदेव जिस तरह से इसको पूरा इसका प्रचार प्रसार किया, इसी तरह से हम लोग भी सब मिलकर के अगर हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे और शासन सरकार द्वारा जो भी इसमें सहायता की जा सकती है वो आप हम बताएंगे, हम उसको पूरी तरह से जो है हम इसमें जो है आपको पूरी मदद करके हम निश्चित रूप से जो है, क्योंकि ये जनहित का कार्य है और इस जनहित कार्य में जितना हम आगे आ सकेंगे उतना हम आगे आकर के पूरा जो है आपको मैं पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे वैद्य श्री राजेश कपूर जी भी हैं, एक महान वैद्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ श्री हमारे भूषण जी को, जो कि वास्तव में लगे हुए हैं और सारे समाज को, देश को जागृत कर रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य की। प्रोफेसर चैतन्य जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोग सब हमारा प्रणाम स्वीकार करें और मैं आप डॉक्टर भानु जोशी सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के मुख्य रूप से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जो आज सबके सामने प्रस्तुत किया और पूरे देश के सामने जो है, क्योंकि सारा देश इसको देख रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं और मेरे इसके माध्यम से मैं आप सबसे यही कहूंगा कि पुनः आप लोग सब मिलकर के जो है बाबा रामदेव की तरह से इन पद्धतियों को भी समाज में जो है, देश में जो है और विश्व में मनुष्य समाज के बीच में जो है प्रसार करने की जो है आप हम पूरा काम करें। मैं धन्यवाद प्रोफेसर BS बिष्ट सर, आपका सुझाव और आदेश सिरोधार्य है। इसके साथ साथ मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज सुबह ही हमारे जो माननीय भगवती प्रसाद भाई साहब हैं, क्षेत्रीय संयोजक प्रज्ञा प्रवाह उत्तर भारत के, उनका ये निर्देश प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा है कि आप जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, प्रमुख वक्ता हैं, उनके वक्तव्य को विस्तार से तैयार करें और उनको पुस्तक का रूप प्रदान आर्यवर्त शोध संस्थान के द्वारा किया जाएगा। आर्यवर्त शोध संस्थान की स्थापना अभी वर्तमान में ही की गई है और उसका लक्ष्य भी, उसका उद्देश्य भी भारत केंद्रित विद्याओं का, भारत केंद्रित विद्याओं का विकास करना है, उनमें समन्वय स्थापित करना है और उसका एक प्रमुख लक्ष्य है कि जो अतीत में भारत की स्थिति थी, उस भारत की, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, ज्ञान का, योग का, भक्ति का, उद्योग का, उन सब में उच्चता की ओर ले जाना ये लक्ष्य है। तो ऐसा हमारा जो पहला आर्यवर्त शोध संस्थान का जो प्रकाशन होगा वो इसी वेबिनार के जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो उसमें हमारे महत्वपूर्ण जो वक्ता हैं उनके वक्तव्य उसमें शामिल होंगे। आचार्य बालकृष्ण जी भी होंगे, इसमें उनके प्रमुख चिकित्सा वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय भी होंगे, हमारे जो उसके कीनोट एड्रेस और जो लोग विशिष्ट वक्ता हैं वो सब उसमें शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः एक बार बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आज पद्म श्री परम पूज्य ग्रस्त योगी भारत भूषण महाराज के लिए, जो वास्तव में काफी बहुत लंबे समय से योग की साधना, योग की यात्रा में संलग्न है। आपके माध्यम से लगभग भारत में ही नहीं वरन समूचे विश्व में योग का प्रचार प्रसार हुआ है। आप योग के क्षेत्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम योगी हैं।
तो ऐसे महामना को हम अपने बीच में पाकर गौरवान्वित और बहुत हर्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं बहुत लंबा इसमें ना जाकर, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो ऐसे में मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम पूज्य पद्मश्री योगी भारत भूषण जी को कि वो हमें कोरोना और उसके संबंध में योग की क्या भूमिका हो सकती है उस सब पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। परम पूज्य पद्मश्री योगी भारत भूषण। ओम योगरक्षणोमि तं देवं योगमार्ग प्रदर्शकं यत् कृपालवमात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। ओम न तो अहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवम् कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशन। आप सभी के भीतर चेतना के रूप में विद्यमान परमपिता परमेश्वर के प्रति अपने विनम्र प्रणाम के साथ आज की छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ये एक सारगर्भित आयोजन है मेरी दृष्टि में, क्योंकि विश्वविद्यालय का अर्थ ही होता है कि सेंटर फॉर अल्टीमेट एक्सीलेंस। विश्व की समस्त विधाओं को सीखने का, पढ़ने का और मानव कल्याण के लिए उन विधाओं का और उन विद्याओं का उपयोग करने के केंद्र हैं ये। फिर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, इन दोनों के समन्वित प्रयास से जो ये वेबिनार आज आयोजित किया गया है, उसमें आप सरीखी सभी विभूतियों को जो इस योग ज्ञान गंगा के अभ्यास में, अध्यापन में और नई पीढ़ियों के जीवन में उसके प्रतिस्थापन में अपने आप को लगाए हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित आज योग की औपचारिक शिक्षा के जनक, जिनको मैं कह सकता हूं, मेरे बहुत प्रिय, बहुत आत्मीय डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी, और उस मशाल को आगे लेकर के शायद कहूं कि उनसे भी ज्यादा मजबूती के साथ, क्योंकि गुरु को जब ये सुनने को मिले कि उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा मजबूती से चल रहा है तो उन्हें शायद अच्छा लगेगा इस बात को। उनसे भी ज्यादा मजबूती से जो लेकर के चल रहे हैं डॉक्टर भानु जोशी, उनकी मैं हृदय से सराहना करता हूं। डॉक्टर आर के अग्रवाल जी, जिन्होंने इतने बार मुझसे संपर्क किया इस आयोजन के लिए। यद्यपि दूर की चर्चा में उतना खुल करके विचार विमर्श और बातों का लेना देना हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के अनुसार जो श्रेष्ठतम साधन है वो हम लोग अपना रहे हैं। कोरोना को लेकर के आज ये सेमिनार हम लोग कर रहे हैं। ऐसी ही अनेक समस्याएं मानवता के सामने हमेशा से आई हैं और उनको निदान किया गया है। लेकिन जब बात योग की आती है तो अभी आपकी बात को सुनते सुनते ही मेरे मन में आया कि मैं आपसे ये कहूं, और आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे भी और आपके माध्यम से दुनिया तक ये बात जाएगी भी। आज तक किसी ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया। न तो राष्ट्राध्यक्ष इससे बचे हैं, न राजनीतिक विभूतियां इससे बची हैं, न डॉक्टर्स इससे बचे हैं, न धनपति इससे बचे हैं, न अभिनेता इससे बचे हैं। यानी कोरोना वायरस ने भेदभाव रहित होकर के सबका ऐसे ही आलिंगन किया है जैसे योगी लोग सबका भेदभाव रहित होकर के आलिंगन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या में प्रयच्छति, तुम जैसी भी स्थिति में आ जाओ मैं तुम्हें स्वीकार करूं। कोरोना ने हर किसी को स्वीकार किया। जाति भेद, लिंग भेद, हैसियत का भेद, देश का भेद कुछ नहीं है इसके सामने। लेकिन एक बात जो मैं आपको जान ले जाना चाहता हूं वो ये है, जो अपने आप में स्थापित कर रही है योग की महत्ता को, कि ईश्वर से हाथ जोड़ते हुए इस बात को कह रहा हूं, पूर्ण क्षमा भाव से कह रहा हूं कि आज तक कोई योगी अभी आपने कोरोना की लपेट में आया हुआ सुना नहीं होगा। योगाभ्यासी व्यक्ति अगर कोरोना की पकड़ में नहीं आए हैं अभी तक, तो इससे ही ये स्थापित हो जाना चाहिए
कि योगी होना जैसे भवरोग को नष्ट करने वाला है, ऐसे ही ऐसे छोटे मोटे रोगों की भी उसके सामने कोई गिनती नहीं है। योगाभ्यासी होने मात्र से, सात्विक होने मात्र से, साझा करके चलने की प्रवृत्ति होने मात्र से अपनी इम्यूनिटी को, शरीर की भी और मन की अपनी इम्यूनिटी होती है। बहुत भाइयों की इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है, जरा सा बर्दाश्त ही नहीं होता उनसे। इन इम्यूनिटी को मजबूत करने का एकमात्र साधन योग है। और इसलिए मेरी धारणा है, क्योंकि मैं किताब का पढ़ा हुआ तो कम बात करता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा किताब पढ़ा हुआ भी नहीं, और इस विश्वास के साथ चला हूं हमेशा कि जो पुस्तकों में, ग्रंथों में है, वो सब वो है जो आप जैसे साधकों के जीवन में पहले आया है। पतंजलि के जीवन में आया, कबीर के जीवन में आया, गोरक्षनाथ के जीवन में आया, मत्स्येंद्रनाथ के जीवन में आया, कृष्ण के जीवन में आया। उन्होंने उसका साक्षात्कार किया और उसके बाद हम जैसों के लिए, आप जैसों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको लिपिबद्ध कर दिया। पुस्तक तब आई है, पुस्तक से पहले अनुभव आया है। अनुभव को, अनुभूति की धरातल तक साधकों ने जिया है, और उसके बाद जो उसका अमृतमय स्वरूप हमारे हाथ में आया, नवनीत, उसको हमने पुस्तकों में डाल दिया। तो मैं पढ़ी हुई बात मैंने कहा कि कम करता हूं। इसलिए योग को और योग के बारे में शायद कभी आपने मुझे चाहे टेलीविजन पर सुना हो, चाहे सीधे सीधे संवाद में सुना हो, मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका निदान योग के अंदर ना हो। और जब चारों तरफ ये सिलसिला चल रहा था, पूरी दुनिया के तथा कथित एडवांस देश, विकसित देश, भारत को तो अभी विकासशील मान रहे हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम अगर अपने आप को विकासशील मान लेते हैं तो ये हमारी बुद्धि है, लेकिन हमारा इतिहास ये बताता है कि हम विकसित राष्ट्र हैं, सचमुच विकसित राष्ट्र हैं। और ये सोच करके मुझे लगा कि वो जो विकासशील और विकसित देश हैं अपनी नजरों में, भौतिक तराजू पर, वो अभी कोरोना की वैक्सीन खोज नहीं पाए, वरना खोज लेते। तो शायद वो इसलिए नहीं खोज पाए कि मेरे साधक मन ने कहा कि इस वैक्सीन नहीं, इसके लिए जीवन शैली खोजनी पड़ेगी, जीने का तरीका में बदलाव खोजना पड़ेगा। और वो इसलिए नहीं अभी तक दुनिया के लोग खोज पाए हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे देश के गौरवशाली योगी प्रधानमंत्री ने दुनिया को परोस दिया जीवन शैली के रूप में योग, और कुएं में भांग पड़ गई पूरी। हर घर योग, हर देश योग, घर घर योग। ऐसे ही, क्योंकि उस समय जो चीज जरूरी थी, औषधि मुक्त स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन, कुंठा मुक्त जीवन, भय मुक्त जीवन, परस्पर एक दूसरे से संवाद और एक दूसरे के निकट आना, सहयोग का भाव, सह-अस्तित्व, ये सब योग के वो उपदेश थे जो हमने संगठन सूक्त के उस मंत्र के माध्यम से ध्वजवाक्य बनाया। हमने उस प्रोटोकॉल का, इस संगठन सूक्त के मंत्र को, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। सब लोग जुड़े और उसका लाभ लोगों ने लिया। लेकिन आज छठे साल में इस बात की जरूरत खुल करके सामने आ गई कि भारत को वहीं तक सीमित नहीं रहना, योग को केवल शरीर के व्यायाम तक ही सीमित नहीं रख देना। आज हम बहुत से योगी गुरुओं के, योगाचार्यों के नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को योग दिया, लेकिन अगर वो योग केवल व्यायाम तक है, अगर वो योग केवल व्यापार तक है, अगर वो योग केवल उद्योग तक है और वो जीवन शैली में पेनिट्रेट नहीं करता है, गहरा नहीं जाता है, तो वो अधूरा है। जरूरत इस बात की थी 5 सालों में कि हमें वहीं तक सीमित नहीं रहना, और योग का जो सच्चा स्वरूप है
जीवन में अपनाने लायक। ये तो शरीर के लिए तो कोरोना नहीं, कोई सा भी रोग हो, अगर आप योग साधक हैं और योगाभ्यास करते हैं, योगमय जीवन शैली में हैं, तो पहली बात तो रोग नहीं होगा, और अगर रोग होगा भी तो वो केवल हमें हमारी परीक्षा लेने मात्र के लिए होगा कि हम कितने सहिष्णु हैं, कितना हम शरीर के अस्तित्वहीनता और आत्मा की चिरंतनता को जानते हैं, उसकी परीक्षा मात्र। रोग को रामकृष्ण परमहंस ने भी देखा, रोग को विवेकानंद ने भी देखा, रोग को रामकृष्ण परमहंस के साथ दयानंद जी ने भी देखा, लेकिन वो रोग उन्हें हरा नहीं पाया। जात से ही ध्रुवम मृत्यु, मरण तो होना ही है। कृष्ण का भी शरीर गया है, राम का भी शरीर गया है, नानक का शरीर भी गया है, कबीर का शरीर भी गया है, पतंजलि का शरीर भी गया है, लेकिन शरीर का होना केवल उसका उपयोग के लिए है, और उसका न होना अपने आप को विराट में ले जाने और शरीर की अस्तित्व को जहां उसका अस्तित्व है वहां छोड़ देने के लिए ही है। इसको शरीर तक सीमित कर देना योग का अवमूल्यन है। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि आगे चले और जो उसके शुचिता के नियम हैं, जो उसके अस्तित्व के नियम हैं, जो उसका अपरिग्रह का नियम है, उनको भी लोग जाने, उनको भी जमाना जिए, और योग को मात्र उतना न समझ लें जितना 5 सालों में हम उसे प्रोटोकॉल के माध्यम से, वो प्रोटोकॉल तो एक खिड़की था, उस खिड़की से लोगों ने झांक करके देखा योग में, कुछ लोग उसके अंदर घुस गए उस भवन में। वो आज चाहे वो जापान में है, चाहे चाइना में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे फ्रांस में है, इटली में है, वो लोग उसको उसमें आगे चल रहे हैं, लेकिन पब्लिकली उसका विराट वाला परिचय नहीं था। तो मैंने इसको इस रूप में देखा कि प्रकृति ने ये एक मार दे करके, अपनी छोटी सी मार, कि अगर पूरे दुनिया के भी कोरोना वायरस को इकट्ठा करके तोल लिया जाए तो पूरे दुनिया का टोटल करके भी वो 2.5 ग्राम, कुल 2.5 ग्राम है। तो कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म है ये वायरस, कि जो इतना बड़ा घातक क्षमता रखता है। तो प्रकृति ने ये कहा कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत है, जीवन के सत्य को जानने की जरूरत है, जीवन मूल्यों को जानने की जरूरत है, और इसलिए इसका कोई एंटीडोज नहीं बन पाया, कोई ऐसा। हालांकि अब चर्चा हो रही है कि 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, आ भी जाए तो क्या है, तो लेकिन योग से उसका द्वार खुलना था। एक साधक होने के नाते मेरे मन में ये बात आई कि ये इसलिए आया है कि योग से ही उपचार दुनिया को मिलेगा, और कोई वैक्सीन इसलिए डेवलप नहीं हुई है कि योग के का आंसर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे खुशी है कि हमने इस पर काम किया, और करने से पहले मैंने इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया, राष्ट्रपति जी को अवगत कराया, आयुष मंत्री जी को अवगत कराया, हमारे जो राष्ट्रीय संस्थान है योग का उनको अवगत कराया, अपने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चिंता न करें, हम इस बारे में काम कर रहे हैं, और उसी भाव से कर रहे हैं जिस भाव से कभी पतंजलि ने किया होगा, या चिकित्सा विज्ञान में सुश्रुत ने किया होगा, या विज्ञान में आइंस्टाइन और आर्किमिडीज ने किया होगा कि हम आपसे कोई एक पैसा नहीं लेंगे, कोई आर्थिक आधार इसका नहीं है, ना हम इसको बेचेंगे, ना हम इसमें कोई आपका योगदान फाइनेंशियल लेंगे, अपने रिसोर्सेज से हम इस कार्य को करेंगे। और उसके बाद जैसा हमारा संकल्प था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्टेन रेजर प्रोग्राम पर हमने इसको देश को दिया, और वो सहज जिज्ञासा का परिणाम था, क्योंकि जितना भी विज्ञान की गहराइयां हैं या ऊंचाइयां हैं या नीचे समुद्र के नीचे तक जाकर के गहराइयां हैं, वो सारी हमारी कल्पना का और उसके चिंतन की गहराई का विराट रूप ही है। उसको मुझे कॉमन सेंस में सोचा, क्योंकि मैंने जाना कि ये होता क्या है। मेडिकल प्रोफेशनल्स ने बताया कि इसमें ये एक ऐसा वायरस है जो जीवाणु नहीं विषाणु है, वो अति सूक्ष्म है और वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। तो उसी समय मुझको अंदर से लगा कि अरे इसका इलाज तो निश्चित रूप से योग में ही होना है, क्योंकि जब ड्रॉपलेट से हमारे शरीर से, रोगी के शरीर से, संक्रमित शरीर से वो बाहर छूट करके अपना अस्तित्व बाहर पा लेता है, और इतना स्वाभिमानी वायरस है कि वो दूसरों की सवारी करके
आगे आगे चलता रहता है, तो निश्चित रूप से हम इसको जबरदस्ती भी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से बाहर फेंक सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर चिंतन किया गया कौन सी ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं जिनसे हम इसको बाहर फेंक दें, या जहां है, क्योंकि वो एक छोटे से प्रोटीन कवर के साथ रहने वाला विषाणु है, उस प्रोटीन कवर को अगर हम खत्म कर देते हैं तो वो नहीं सरवाइव कर सकता। तो उस प्रोटीन कवर को कैसे सुखा दें, उसको प्रोटीन कवर को कैसे दग्ध कर दें, कैसे उसको शरीर से निकाल फेंकें जिससे कि वो सरवाइव न कर पाए। तो उसके ऊपर मैंने पाया कि हमारा जो आयुर्वेद और योग है, इनका समन्वित प्रयास, क्योंकि खाली योग में कहूं तो लगेगा कि शायद आयुर्वेद की उपेक्षा हो रही है, जबकि सच्चाई है, मेरी एक साधक होने के नाते मेरी धारणा में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये एक योग का ही परिवार है। आहार जितना हमारा है उसका सीधा सीधा संबंध आयुर्वेद से ही है। आयुर्वेद का हिस्सा अगर हम हटा देते हैं तो योग साधना अधूरी रह जाती है, क्योंकि जो पंच तत्वों का प्रयोग है तो उसके लिए आयुर्वेद का सहारा हमें लेना ही होता है। तो इन दोनों के समन्वित प्रयास से, या कहिए कि योग के विराट परिवार के सहयोग से, और फिर हमने सोचा कि इसमें कोई कसर ना रह जाए, तो हमने कहा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो भी निरर्थक नहीं है। लोग तो, ईश्वर भारद्वाज जी बैठे हैं, इनके यहाँ ही एक बार गुरुकुल में बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और वहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों के, हरियाणा सरकार के चिकित्सकों का एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको उद्घाटन के लिए आपने मुझे बुलाया था। तो वहां पर मैंने इस बात को स्थापित किया था और अब भी कहता हूं कि हमें ये मानना कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध आदि जो हमारी सिस्टम में है मेडिसिन के, उनको वैकल्पिक औषधि कहना उसका अपमान है। ये मूल से पद्धति थी जीवन में निरोग रहने की, तन से रोग निरोग, मन से निरोग, सामाजिक रूप से निरोग, चिंतन से निरोग, और आत्मिक क्लेशा जो है उनको भी नष्ट करने का साधन। ये इतने बड़ा प्रभाव इनका रहा चिकित्सा पद्धतियों का, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का। लेकिन दास्ता में ये खो गई कहीं, और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन तत्कालिक, क्योंकि हम लोग चाहते हैं उपाय, योग में तत्कालिक उपाय नहीं। वहां तो कहते हैं भाई जो एकांतिक आत्यंतिक निवृत्ति है वो जब तक ना हो तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो उसके लिए मॉडर्न सिस्टम को भी हमने इग्नोर नहीं किया, यद्यपि वो अल्टरनेटिव सिस्टम है, क्योंकि जब हमारा मूल हमसे छिन जाता है तब हमें जो कहते हैं काम चलाओ व्यवस्था, भाई जिंदा तो रहना है, निरोग तो रहना है, कुछ तो करो, कोई रास्ता तो निकालो। तो रास्ता निकाला, और वो रास्ता आधुनिक विज्ञान ने निकाला, हम उसको प्रणाम करते हैं उस योगदान के लिए, लेकिन वो वैकल्पिक है। और मूल चिकित्सा पद्धति आज दुनिया जिसको स्वीकारने लगी है वो मूल आरोग्य की पद्धति, मूल उन्नयन की पद्धति, वो केवल योग, आयुर्वेद और भारतीय पद्धतियां ही हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसमें हमने मॉडर्न सिस्टम के भी जो एक्सपर्ट्स थे उनसे चिंतन किया कि ईएनटी के डॉक्टर्स हैं उनको लिया, हार्ट के डॉक्टर्स हैं उनको लिया, किडनी के डॉक्टर्स हैं उनको लिया, अनेक सिस्टम, यहाँ तक कि गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि कोरोना वायरस का जो प्रभाव है, बल्कि कई दुष्प्रभाव है, वो उसी तरह से है जैसे हमेशा से लोग कमजोर को सताते आए कि भाई जो एजेड लोग हैं उनको बचाओ, जो रोगी हैं उनको बचाओ, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको बचाओ। और मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और उसमें मेरा सोच ये था कि दुनिया में भले ही लाखों लोग मारे गए हों, लेकिन अरबों खरबों लोग तो बचे हुए हैं, उनको बचाओ। उनको बचाने के लिए योग की पद्धति है। मैंने कहा इन सब को साथ लेकर के हमने एक कैप्सूल विकसित किया, और गर्व से कहता हूं कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से यहाँ आप आगे रहे हैं, योग आगे रहा है, और योग में हम आपस में एक हैं, हमारा परिवार एक है। हमें ये सौभाग्य मिला, जैसे आपने अभी कहा कि मुझको पद्मश्री मिला, तो मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी विद्या को पद्म अवार्ड पहली बार दिया गया, नहीं तो इससे पहले योग में कभी पद्म सम्मान मिलता ही नहीं। तो ये हमें सौभाग्य मिला। ऐसे हमें सौभाग्य मिला कि योग का प्रोटोकॉल हम दे पाए। मुझे खुशी है कि पिछले दिनों
करीब 15 दिन हो गए जब राष्ट्रपति जी ने उसको पूरा अध्ययन किया, तो उनके यहाँ से फोन आया और उन्होंने पूरा उसके ऊपर कमेंट्री किया कि ये बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छी बातें उन्होंने उसके बारे में बताई, आयुष मंत्री जी ने भी कहा। लेकिन आज उसके ऊपर प्रयोग जब हो रहे हैं तो बॉम्बे से लोगों के फोन आ रहे हैं, वो अपने वीडियोज अपलोड कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से कोविड-19 से बाहर आते समय आने के लिए उन्होंने योग का उपयोग किया। और जो चीजें हम बता रहे थे उन्हीं को उन्होंने बोलते हुए मुझे बहुत ही अंदर से खुशी हुई। हालांकि हमें सुख और दुख से ऊपर होना चाहिए योगियों को, लेकिन अंदर से की तृप्ति इस बात से जरूर होती है कि हमारा प्रयास निरर्थक नहीं गया। आज लोग उसको जोड़ करके वीडियोज जब डालते हैं कि ये बात बताई गई किस तरह से नोजल ट्रैक में इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मैंने ये किया। यानी वो पेशेंट बता रहा है, वो बता रहे हैं किस तरह से चैम्बर में जाने के बाद इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मैंने ये किया। किस तरह से अगर अंदर ये प्रवेश कर गया है तो वहां पर कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ा करके हम इससे लड़ करके इसको हरा सकते हैं, मैंने ये किया और आज मैं कोविड-19 से मुक्त होकर के आपके सामने खड़ा हूं। तो ये जो उनके द्वारा मैं तो जानता भी नहीं उनको, कौन भाई हैं वो जिन्होंने बॉम्बे से उसको शुरू किया होगा और वो खूब वायरल हुआ वीडियो। और कुछ लोगों ने भी इस तरह की चीजें की हैं। आजकल और लोग भी बहुत महत्वपूर्ण लोग उस प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। तो दवाई का अपना महत्व है। और देखिए, मैंने आपको शुरू में ही एक निवेदन किया कि आप गर्व कर सकते हैं, इससे अधिक प्रामाणिकता नहीं हो सकती कि आप गर्व कर सकते हैं कि विश्व में आज तक एक भी कोई कोरोना पॉजिटिव का केस, कोई भी कोविड-19 का केस किसी योग साधक का या योग गुरु का नहीं मिला है। तो क्या ये अपने आप में प्रमाणित नहीं करता कि योगमय जीवन शैली वो जीवन शैली है जिससे एक कोरोना नहीं अनेक ऐसे रोगों से हम निवृत्ति पाए रख सकते हैं। उससे हमारा इंट्रोडक्शन भी शायद ना हो तो अच्छा है। तो किसको ध्यान रखें, जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो आप लोगों को, मुझे ध्यान है कि अपने मोक्षायतन योग संस्थान की ओर से सभी को वो भेजा गया है। कहीं हार्ड कॉपी जा पाई है, कहीं सॉफ्टवेयर कॉपी तो सबको दी गई और उस पर हमने बल्कि ये भी कहा कि ये मेरी संपत्ति नहीं है। जैसे हमने, अगर भानु जी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय योग गीत दिया तो अंतर्राष्ट्रीय योग गीत का जब अवार्ड हो रहा था तो हमने कहा कि भाई अब ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग गीत है, जब अंतर्राष्ट्रीय योग गीत हो गया तो हमारा कहाँ अधिकार रह गया इस पर, तो वो अब हमारा नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय है। तो उसका पुरस्कार लेने का भी अधिकार हमको नहीं है क्योंकि वो अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे ही हम इसका जो योग प्रोटोकॉल है वो भी आज कोविड-19 का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। वसुधैव कुटुंबकम के अभी मेरे भाई वक्ता बोल रहे थे, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम है, लेकिन उसके साथ एक और खास चीज है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर ही ये एक छोटा सा योगदान हमने किया है। मैं अगर आयुर्वेद की तरफ से और कोई नई चीज आई तो उसका भी हमें स्वागत करना है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कह रहे हैं कि अभी 2-3 महीने में आ जाएगा, ह्यूमन के ऊपर उसके प्रयोग शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी स्वागत योग्य है क्योंकि हमारे पास मुंडे मुंडे मते भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती अनेक रास्ते हैं। क्योंकि मानव की जो क्षमताएं हैं वो परमात्मा से कम नहीं है। कम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम अपने आप को कमतर आंकते हैं और हम कहीं पचड़ों में फंस जाते हैं, इसलिए अपनी प्रखरता को, अपनी तेजस्विता को ज्यादा लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते, तो परमात्मा से हम अपने आप को अलग मानने लगते हैं। ईश्वर की जब संतान है, और ये ईश्वर भारद्वाज जी बैठे, इनसे मेरी बात होती रहती है, मैंने कहा ईश्वर की संतान है हम तो, और ईश्वर की संतान के रूप में हमें दिया जाता है कि तत्त्वमसि वेदोऽसि, बेटा तू वेद रूप है, तू ज्ञान रूप है, तू ही उसका रूप है। तो जब वो हमारे भीतर है तो उसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको अध्यात्म के मार्ग से, योग के मार्ग से, साधना के मार्ग से हम सुलटा न सकें। कोविड-19 का धन्यवाद बहुत बहुत कि इसने आकर के हमको इकट्ठा होने का मौका दिया। इसने दुनिया को उन जीवन शैली को जानने का और अपनाने का मौका दिया जिसको लोग अभी तक या तो परिचित नहीं थे, और अगर परिचित थे तो उसको कहीं हीन भावना से देखते थे, हाथ मिलाने में ज्यादा गर्व महसूस करते थे,
पास मंच पे आकर के एक दूसरे से गाल मिला के या चुंबन करने में ज्यादा गर्व महसूस करते थे। अब उनको कहीं भी के चुंबन कर लो तो वो कहते नहीं 6 फीट दूर 6 फीट दूर। तो ये जो चीज है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने में गौरव महसूस करता है, वो हाथ नहीं मिलाता। आज फ्रांस का राष्ट्रपति है, वो भी हाथ जोड़ करके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भी हाथ जोड़ करके नमस्ते करना महसूस करते हैं, खुशी इसमें। तो और सबसे बड़ी चीज जो हमने इसमें सीखी वो सह अस्तित्व की। मैंने कहा तो जो यम नियम का प्रैक्टिकल स्वरूप है वो हमको सिखाया कोरोना ने। हम लोगों ने धर्म में सुनते तो जरूर रहे कि भाई एक दूसरे की मदद करो, लेकिन 135 करोड़ देशवासियों का ये देश के बराबर वाला भाई कोई भूखा तो नहीं सोया। कोरोना फैला हुआ है, सब लोग लॉकडाउन में हैं, किसी का रोजगार नहीं चल रहा है, और खास तौर से जो दैनिक श्रमिक वाले लोग हैं, रेडी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, मजदूर हैं, उन बेचारों को कोई समस्या ना आ जाए, तो हर किसी ने अपने घर का, अपनी तिजोरी का दरवाजा खोला है। तो ये जो एक आज चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, और जो मानवता ने अन्याय किया है प्रकृति के साथ, उसमें जो प्रकृति ने अपने स्वरूप को लौटाया है अद्वितीय। तो हम तो नकारात्मक हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग योग साधक हैं। योगी तो अभी नहीं हम अपने आप को कह सकते, हम अभी योग साधक ही हैं, और योग साधक बने रहें, यही हमारी सबसे बड़ी गरिमा और सबसे बड़ी हमारी पोजीशन है। कि उस नाते से हम ये महसूस करते हैं कि जो मानव ने अन्याय प्रकृति के साथ किया था, इस 1.5-2-3 महीने में उसको भी, प्रकृति को भी थोड़ा मुक्त भाव में जीने का मौका मिला है। हमने नीला गगन जो है अब देखना शुरू कर दिया है। सहारनपुर से जो गंगोत्री के पर्वत श्रेणी है बर्फीली, वो साफ दिखाई देती हैं। इससे बड़ा और वरदान कोरोना का क्या हो सकता है। तो मैं तो कहता हूं कि कोरोना वायरस तो अब ना फैले, लेकिन हमारे देश में कोरोना पर्व हो जाना चाहिए कि साल में कम से कम 15 दिन का 2 बार या 1 महीने का 1 बार कोरोना फेस्टिवल हो, जिससे कि लोग लॉकडाउन हो और प्रकृति को फिर से, मेरी माँ को, हमारी प्रकृति माँ को दोबारा से निर्मल और ऊर्जावान होने का मौका मिले, तनाव और दबाव से वो मुक्त हो, जिससे कि हम उसकी गोद में खूब खिलें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुखमय संसार, आनंदमय संसार छोड़ करके जाएं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। कोई किसी भाई को जिज्ञासा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव आपका बहुत बहुत आभार। सुबह थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं बड़ा निराश हो गया था, और आप बोलते थे कि संकल्प शक्ति को बनाए रखना और विश्वास करना कि मैं जुड़ूंगा जरूर, और वास्तव योग जुड़ने का नाम ही है। मैं समस्त प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं पद्मश्री भारत भूषण जी, ये उस समय पर आपने योग का प्रचार प्रसार किया, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, जिस समय पर योग को व्यक्तिगत स्वार्थों के संकुचित दायरे में आकर कतिपय लोगों ने उसको पेटेंट कराना शुरू किया था अपने अपने नाम से। भारत में ही नहीं विदेशों में अपने अपने नाम से जब योग को पेटेंट कराया जा रहा था, तो उस समय पर भारत योग नाम से एक मुहिम चलाई। भारत योग नाम से मुहिम का मतलब ये नहीं कि उनका नाम भारत भूषण है, जैसा कि अपने उद्बोधन में, अपने वक्तव्य में हमेशा कहते हैं। भारत इसलिए क्योंकि हमारे देश का नाम भारत है, अर्थात ट्रेडिशनल योग हमेशा रहे। वर्तमान में हम देखते हैं कि योग को बड़ा विकृत किया है, अलग अलग प्रकार के उसको नाम दे दिए हैं, पावर योग है, हॉट योगा करके योग को योगा बना दिया। पर भारत भूषण जी जैसे व्यक्तित्व अगर हमारे बीच हैं तो उस योग को योग ही स्थापित करने में उनका बहुत अहम योगदान है। आपकी संकल्प शक्ति बड़ी प्रबल है, जो ये चाहते हैं ये इन्हें मिलता है। इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ये मैं भी ऐसा अनुभव मैंने कई वर्षों से किया हुआ है। आपकी संकल्प शक्ति थी तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने आपको डीलिट की उपाधि दे दी। आपकी संकल्प शक्ति थी, आपको पीएचडी मिल गई। आपकी संकल्प शक्ति थी तो आपकी कलम से निकला हुआ जो योग गीत है वो अंतर्राष्ट्रीय योग गीत बन गया। तो वैसे ही आपकी संकल्प शक्ति थी। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, महायोगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, महायोगी ही मैं उनसे कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, जब सहारनपुर पहली बार आए, वो वीडियो वो फोटो मैंने देखी हुई है। और सबसे पहले जब सहारनपुर वो हेलीपैड में उतरते हैं, अपने प्लेन से उतरते हैं, तो सर्वप्रथम सहारनपुर में वो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो वहीं पर ही एयरपोर्ट में आपकी उनसे मुलाकात होती है और योग विषय कई चीजें तैयार आपके नेतृत्व में उनके द्वारा की गई हैं। और भारत भूषण जी हमारे विश्वविद्यालय के साथ साथ अलग अलग विश्वविद्यालयों से अकादमिक रूप से भी हमेशा जुड़े हुए हैं।
और जो उच्च शिक्षा की जो संस्था है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो आप वहाँ के योग विभाग योग के पैनल के आप मेंबर भी हैं, सदस्य भी रहे हुए हैं। और मैंने आपको ऐसे ऐसे मंच में देखा है जब 2-2 देशों के राष्ट्रपति बैठे हुए हों और 10-10 हजार की भीड़ हो, उस मंच में भी जाते हैं। और तो एक दूसरा मंच हमारा एक सेमिनार है, और उससे भी एक छोटा मंच हमारा रहता है जब हम विद्यार्थियों की कार्यशालाएं करते हैं। योग विभाग जब भी कार्यशालाएं करता है तो आपका इतना सरल और सहज व्यक्तित्व है, आप हमेशा बोलते हैं भानु जी नहीं, जहाँ पर योग की बात है और विद्यार्थियों की बात है, विद्यार्थियों को कुछ देने की बात है, तो मैं उन कार्यशालाओं में भी बिल्कुल योगदान दूंगा, और उसके बदले वो कुछ लेने की ऐसी प्रवृत्ति आपकी नहीं है। ऐसे महायोगी का वक्तव्य हमने सुना, आपकी इतनी लंबी जब मुहिम चली तो 1991 में, आज तो योग जानते हैं कि 2002 के बाद एक के बाद बढ़ा, और 1991 में ही योग में इतना काम हो चुका था कि भारत सरकार ने पहली पद्मश्री योग की आपको दी है। तो मैं आपको सर नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, कुलपति जी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जुड़े हुए हैं। मैं सर आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही हमारा आत्मबल बढ़ाती है। आप हमारे विश्वविद्यालय के तो मुखिया हैं ही, साथ साथ इस सेमिनार में भी आज मैं बता देना चाहूंगा कि कुलपति जी के हमारे विश्वविद्यालय के दरअसल वर्चुअल क्लास भी लगातार चल रही हैं, और मैं ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे डिपार्टमेंट का या पूरे विश्वविद्यालय का नहीं होगा जो ऐसा बोलेगा कि सर ने हमारे कार्यशाला में या हमारी वर्चुअल क्लास में प्रतिभाग नहीं किया। तो कल भी मेरी सब रात को सर से बात हुई थी कुलपति जी से, तो आज उनकी व्यस्तताएं बहुत थी, 3-3 सेमिनार और 4-4 सेमिनार वेबिनार हमारे विश्वविद्यालय के चले हुए हैं। और उसके बावजूद भी मैं देख रहा था कि भारत भूषण जी जब भी अपना उद्बोधन दे रहे थे, पूरे उद्बोधन के दौरान अपने ऑफिस के कार्यों को करते हुए आदरणीय कुलपति जी हमारे बीच रहे, कुलपति जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया। तो मैं चाहूंगा सर आप हैं ही तो 2 मिनट हमारे मुख्य अतिथि जी पद्मश्री भारत भूषण जी के स्वागत में धन्यवाद ज्ञाप हो, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपका 2 मिनट का उद्बोधन हमें मिल जाए और उनका स्वागत हो जाए। आदरणीय कुलपति जी ओपीएस नेगी जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री योगी भारत भूषण जी महाराज को सबसे पहले मेरा तरफ से नमन, मेरा प्रणाम। और सामने तो नहीं है लेकिन दूर से करता हूँ चरण स्पर्श प्रणाम, क्योंकि सामने तो दूर हैं, लेकिन फिर भी ये वर्चुअल क्लास ऐसी है कि हम लोग दूर होते हुए नजदीक दिखाई देते हैं। तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी मैं आपका और मुझे इसमें कई चीजें जानने को मिली कि योग एक प्रोटोकॉल है। भारतीय योग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था विश्वविद्यालय में, तो कम से कम आप लोगों की प्रेरणा से, भानु दूसरी के सहयोग से हमारा योग का जो पाठ्यक्रम है ये अकेला विश्वविद्यालय है जिसमें एक साल में ही कम से कम 28 लड़के नेट क्वालिफाई कर जाते हैं योग जैसा विषय हमें मिला है, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन में। ये अभी मुझे पता चला कि आप ही का मार्गदर्शन रहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। और आपकी आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे विश्वविद्यालय को अपना सहयोग दिया। इसके लिए मैं जितना साधुवाद दूं उतना कम है। तो ये कार्यक्रम डॉक्टर गुप्ता जी के सानिध्य में चला, भानु जी के सानिध्य में चल रहा है। इसमें अच्छे अच्छे लेक्चर समय मिलने को मिले, सुनने को मिले। कल हमने डॉक्टर बालकृष्ण जी का, डॉक्टर अनुराग जी का और अन्य लोगों का व्याख्यान सुना, और हमें पता चला कि ये कोरोना जैसी बीमारी देखा जाए तो उसका निदान है तो केवल जो है भारतीय सभ्यता में ही है, भारतीय जीवन शैली में ही है, भारतीय परंपरा में ही है। चाहे हम उसको योग कहें, चाहे उसको आयुर्वेद कहें, हर जगह इसका निदान है। और आज जो है आप ही लोगों की प्रेरणा से ये भारत जो है विश्व गुरु बनने के कगार पे है। योग हर जगह प्रचलित है, योग को हर जगह पहचाना जा रहा है। और निश्चय कोरोना क्या है, यहाँ पर तो सभी बीमारियां जो है, कोरोना तो एक छोटी सी बीमारी है, आया और चला जाएगा, लेकिन ये आदमी को देखा जाए तो जीवन देता है, और जीवन के साथ में एक अच्छी सूझ देता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य सभी प्रतिभागी में नाम दे रहा था, डॉक्टर बिष्ट जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर बिष्ट जी को प्रणाम, डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी को मेरा प्रणाम,
और चैतन्य भंडारी जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। वैद्य श्री राजेश कपूर जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ललित मोहन तिवारी जी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। R.K. गुप्ता जी और सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेमिनार की वेबिनार की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपका उद्बोधन और आपकी उपस्थिति ही हमारा आत्मबल बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है, और इसीलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। विश्वविद्यालय में भी आपका सहयोग अनवरत हमें मिलते रहता है और अन्य विश्वविद्यालयों को भी आपका सहयोग मिल रहा है, इसलिए आपका कोटि आभार। हमारे बीच BS सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी सादर प्रणाम करूंगा। और आप भी एक कर्मयोगी हैं और योगमय जीवन आपका है, एक सिर्फ आसन प्राणायाम या कुछ बंधु तक सीमित होना ही योग नहीं है, अपने जीवन में योग को उतारना वास्तविक योग है। तो BS जी का आचरण और आपका व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणादायी रहा हुआ है, हमेशा उनके व्यक्तित्व से हमें ऊर्जा मिली हुई है। तो मैं आपका भी सर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब अंत में इस समापन सत्र के समापन के लिए हमारे बीच देवभूमि विचार मंच के अध्यक्ष चैतन्य भंडारी जी गैरसैंण से जुड़े हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने कल भी, भंडारी जी ने हमारा आत्मबल बढ़ाया। भंडारी जी कल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और कल भी आपने अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ किया। मेरा निवेदन है कि अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। आदि भंडारी। धन्यवाद भानु जोशी जी। देवभूमि विचार मंच अभी जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है, अब तक हम लगभग 30 से ज्यादा ये वेबिनार कर चुके हैं। लेकिन ये जो वेबिनार हुई, ये हमारी बहुत ही विशिष्ट वेबिनार हुई और इसमें केवल अकादमिक जगत के लोग ही नहीं जुड़े। अक्सर होता क्या है कि अकादमिक जगत के लोगों, जैसे हमारे पहाड़ी में कहावत है कि सुनी पाई बेची खाई, तो कई बार अकादमिक जगत में ऐसा होता है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसे बेच के खा जाते हैं। लेकिन ये जो 2 दिन के सेमिनार है, ये अगर सोने के हिसाब से कहेंगे तो 24 कैरेट गोल्ड है। एकदम ग्रास रूट लेवल पर हमारी जो भूमि पर, धरातल पर बैठकर जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का उद्बोधन हमें सुनने को मिला। और मैं एक क्षण के लिए भी इससे लाभान्वित हुए बिना नहीं रह सकता था। मैं एक क्षण को भी मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो बहुत ही सार्थक यह 2 दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र पर हमें यहाँ पर आज पूरा देवभूमि विचार मंच, आर्यवर्त शोध संस्थान और अपना उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और श्रीदेश विश्वविद्यालय, हम सभी आभारी हैं अपने मुख्य अतिथि परम पूज्य पद्मश्री योगी भरत भूषण जी के। और आपका काफी नाम सुना आज इस वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से, आपके दर्शन हुए। आपके चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूं और हमारे संगठनों में भी कई बार आपकी बारे में बातचीत होती रहती है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप तो वर्तमान के पतंजलि हैं, क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है, पढ़ा है कि पतंजलि तो एक उपाधि है, जैसे वेद व्यास एक उपाधि है। तो जिस प्रकार से आपका कार्य, आप जैसे मनुष्यों का कार्य अपने भारत की प्राचीन पद्धतियों को बढ़ावा देने की रही है, उसमें निश्चितया इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं तो विशुद्धतया आपका भी उसमें योगदान अतुलनीय है। इसके साथ ही हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर BS बिज सर हैं। बिज जी ने योग पद्धतियों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि इसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, आगे भी बढ़ाना है। आपका भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हार्दिक आभार हम व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज, अधिष्ठाता आयुर्वेद एवं चिकित्सा विज्ञान संकाय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के, आप भी यहाँ पर अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाए हुए हैं। आपने इस कार्यक्रम को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर OPS नेकी जी का वक्तव्य अभी हमने सुना, आपका बहुत बहुत आभार। आप भी 2 दिनों से अपनी व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। और प्रोफेसर RK गुप्ता जी और भानु जोशी जी
ललित मोहन जी, आप भी इस कार्यक्रम को लगातार से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैंने अभी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वेदश्री राजेश कपूर जी यहाँ पर जुड़े हैं। काफी बड़ा नाम है आपका, और आपका भी अतुलनीय योगदान है इस योग की परंपरा को जीवित रखने में। आपका भी आभार। बंधुओं, इस वेबिनार का जो शीर्षक रहा वो रहा कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उपचार पद्धतियां, योग, आयुर्वेद, मर्म प्राकृतिक चिकित्सा। और आज हमें ये पूरा का पूरा जो है पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल हमें अगर आचार्य बालकृष्ण जी ने योग पूरा इसकी भूमिका रखी, तो अपने डॉक्टर वार्ष्णेय जी ने आयुर्वेद पर ध्यान दिया। उनकी जो दवाई उन्होंने कैरोनिल बनाई है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने आयुर्वेद के पक्ष को छुआ। तो वहीं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने कहा भाई हमने 5000 पेशेंट ही कर दिए हैं अभी तक, तो उन्होंने एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के पक्ष को छू लिया। तो कल जो कमी आ रही थी योग की, और आज उस योग की कमी को पूर्ण कर दिया है हमारे अपने बीच में अपने योग के जो हमारे परम गुरु यहाँ पर हैं, परम पूज्य पद्मश्री योगी भरत भूषण जी ने। अब देखिए, योग से उन्होंने जो एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने कहा कि हम एक विकसित राष्ट्र हैं। तो अगर बिल्कुल सही बात है, हम एक विकसित राष्ट्र हैं, तो हम एक आध्यात्मिकता के स्तर पर विशुद्धतया हम एक विकसित राष्ट्र हैं। तो उसमें उस विकसित राष्ट्र बनने में एक बहुत बड़ा योगदान हमारा इस योग को जाता है। एक बहुत अच्छी बात मुझे उनकी अच्छी लगी, आपने कहा कि योग चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है। योग अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान परिदृश्य में ऐसा मान लिया जाता है कि योग रखे निरोग, योग भगाए रोग, और यहीं तक ही हम लोग सीमित रह जाते हैं। तो अगर हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं तो योग तो मात्र एक चिकित्सा प्रणाली होगी, लेकिन योग एक अपने जिसको हम अंग्रेजी में लिबरेशन कह देते हैं, अपने अस्तित्व को जानना होता है, अपने एग्जिस्टेंस को हमें जानना होता है। यहाँ तक पहुंचना ये एक योग है। और योग चिकित्सा पद्धति तक ही सीमित ना रहकर, और योग को एक हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कल आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि एक षड्यंत्र चल रहा है, हमें उन षड्यंत्र को भी हटाना है। षड्यंत्र वो किस प्रकार का है कि देखिए, अभी सुबह का मैं जब समाचार सुन रहा था तो उसमें अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो सचिव थे वहां के हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो अभी, क्योंकि मॉर्निंग में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी कोरोना की वैक्सीन डेवलप करते हैं, उसका वो थर्ड ट्रायल उन्होंने शुरू कर दिया है। तो थर्ड ट्रायल के बाद संभवतः सारा ट्रायल पूरा हो जाता है और उनकी 100% सक्सेस रेट वो इसको मान रहे हैं। तो हेल्थ सेक्रेटरी कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमें ये जो दवाई है, इसको जो हम डेवलप कर रहे हैं इस वैक्सीन को, तो ये हमें नैरो नेशनलिज्म, संकीर्ण राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें इस दवाई का उपयोग पूरे विश्व में प्रसारित करना है और इस पूरे विश्व को इस दवाई को देना है। लेकिन जब हमारे भारत के अर्थ में ये बात आती है, और जब हम कहते हैं योग, और जब हम कहते हैं आयुर्वेद, और जब हम कहते हैं भारत ये अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, तो इतना कहते ही आप लोग भली भांति जानते होंगे कि किस प्रकार से कैरोनिल दवाई आई तो एक विद्रोह शुरू हो। तो इतना ये 3 शब्द कहते ही हमारे देश में भी और विदेश में भी एक ऐसा वर्ग मौजूद है, उसका मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो तत्काल अपनी तलवारें लेकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है योग हिंदुओं के द्वारा खोजा गया है, ये तो अंधविश्वास से भरा हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा हिंदुओं के द्वारा खोजी गई है, आयुर्वेद ये तो हिंदुओं के द्वारा खोजा गया और पूर्णतः अंधविश्वास से भरा हुआ है, और इसका कहीं पर कोई भी प्रूफ नहीं है। और इस प्रकार से वे हमें हतोत्साहित करते हैं और हमारी ज्ञान संपदा को इसके आधार पर अपने यहाँ पर योगी भरत भूषण जी कहते हैं कि हम जो है एक विकसित राष्ट्र है, वो इसको जो है इसके सभी सिद्धांतों को निराधार मानते हैं। हमें ये
विचित्र बात होती है कि कल भी मैंने कहा था कि ईसाइयों द्वारा खोजे गए सारे विज्ञान को सारी दुनिया उसका प्रयोग करती है। उसमें कोई मुसलमान या कोई जैन कोई ये नहीं बोलता कि ये तो ईसाइयों द्वारा खोजा गया है। ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये समझ में नहीं आता कि जब हिंदुओं के द्वारा अगर कोई चीज खोजी जाती है तो वो हिंदू का ही कहकर उसको हतोत्साहित क्यों किया जाता है? तो एक बहुत बड़ा दुष्चक्र हमारे बीच में चल रहा है। जब जिस प्रकार से विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, वो सब पर लागू होते हैं, तो उसी प्रकार से योग के सिद्धांत भी सब पर लागू होते हैं, वो सार्वभौमिक है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो एक मुसलमान भी योगी हो सकता है, एक ईसाई भी योगी हो सकता है, क्योंकि वो सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो इस दुष्चक्र को भी हमें समझना होगा। और साथ ही जो 3 दायित्व आचार्य बालकृष्ण जी ने कल बताए थे, मैं काफी अभिभूत हुआ उनसे, कि उन्होंने कहा कि प्राचीन ज्ञान को वर्तमान विज्ञान की भाषा में समझाना होगा। इसके लिए यही तरीका है कि जो प्राचीन ज्ञान को वर्तमान विज्ञान की भाषा में समझाने के लिए जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य योगी भारत भूषण जी कर रहे हैं, अपने बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी यूनिवर्सिटीज को भी आगे आना होगा कि किस प्रकार से हम इस दिशा में अधिक प्रयत्न कर सकें। और जड़ी बूटी से रोजगार वाली जो बात उन्होंने कहा, तो विशुद्धतया हमें इसकी ओर भी फोकस करना होगा। और तीसरा जो है, ये जो षड्यंत्र हमारे बीच में चल रहा है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हमें करना होगा। और जैसा कि हमारे अपने क्षेत्र संयोजक जो अभी दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं, माननीय भगवती प्रसाद राघव जी ने अपने प्रोफेसर आर.के. गुप्ता जी को भी बताया है, सुझाव दिया है कि ये कार्यक्रम जितना भी इस बीच में उद्बोधन हुए हैं, उन सभी उद्बोधनों का हम सार प्रस्तुत करेंगे, एक लेख लिखेंगे और उस लेख के द्वारा उन सभी लेखों का संकलित कर हम जो एक पुस्तक के रूप में शीघ्र ही इसको देवभूमि विचार मंच का एक प्रकाशन हाउस भी है, उसके तहत हम इन सबका प्रकाशन करेंगे। पुनः हमारे बीच में परम पूज्य पद्मश्री योगी भारत भूषण जी का चरण स्पर्श करते हुए आपका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे समस्त हमारे आर.के. गुप्ता जी, भानु जोशी जी, ललित मोहन तिवारी जी का एक बार पुनः आभार और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।